नमस्कार, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हमारे सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकी से जानकारी दी जाती है, वो भी सटीक जानकारी, सही जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही हमारे चैनल से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी क्लासेज भी संचालित होती है, तो जुड़े रहिए हमारे क्लासेज से। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे, एक राजस्थान सरकार ने बम्पर भर्ती निकाली है, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट 2022 की भर्ती निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन 16 मार्च को जारी हो चुका था। तो इस संदर्भ में पूरा विस्तृत से बताऊंगा कितने पद है, आयु की गणना किस आधार पर होगी, कितने पद है, किस पद में कौन सी योग्यता, ये सारी बातें मैं बारीकी से बताऊंगा। तो जुड़े रहिए अंत तक क्लास में। तो अब शुरू करते हैं इस भर्ती के बारे में। और इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता है, तो पहले ये तो भर्ती आती थी ओनली साइंस वर्ग के ही अभ्यर्थी शामिल हो पाते थे, लेकिन इस बार विशेष जो आर्ट्स के विद्यार्थी यानी जिनके आर्ट्स में जिनके भूगोल विषय है वो भी इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स के विद्यार्थी भी जिनके भूगोल है इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस परीक्षा की खास विशेषता है, तो जुड़े रहिए और लास्ट तक मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो ये जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा। तो इस जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो विशेषता है, परीक्षा टाइम पर हो जाती है। तो इसने जो पहले से ही बता दिया है कि इसकी संभावित परीक्षा कब है, 28-29 जून 2022 को, यानी कि बहुत जल्द ये परीक्षा होगी, जैसे ही आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्जाम फॉर्म भरने की बात भी बता दी गई है कि एग्जाम फॉर्म जो भरे जाएंगे 25 मार्च से शुरू होकर 23 अप्रैल तक चलेंगे। तो आपको पता चल चुका होगा कि जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है जो 25 मार्च से शुरू हो रहे हैं आवेदन, एवं 23 अप्रैल से पहले आपको भर देने समय रहते, आपको ये जल्दी से जल्द ये आवेदन कर लेने हैं अगर आप इस परीक्षा की योग्यता रखते हैं। एवं साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस दिनांक को ध्यान में रखते हुए 28-29 जून जो दिनांक है उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी में लग जाना है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका, और आप अपने आप को रोजगार से जोड़ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इस परीक्षा में पदों की संख्या कितनी है। तो जो टोटल पद है कुल मिलाकर इस परीक्षा में 7 कोड है, 7 प्रकार के जो पद है वो बताए गए हैं, और इनमें कुल मिलाकर 1012 पद है। और इसमें अगर नॉन टीएसपी टीएसपी में डिवाइड करें तो नॉन टीएसपी के पद है 735 एवं टीएसपी के पद आ रहे हैं 277 पद। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो नॉन टीएसपी का जो क्षेत्र होता है उसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। बाहरी राज्य का जो अभ्यर्थी है एवं राजस्थान में कहीं का अभ्यर्थी, चाहे वो नॉन टीएसपी का हो या टीएसपी का, वो नॉन टीएसपी में आवेदन कर सकता है। यानी जो टीएसपी वाला है वो नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकता है, और जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आएंगे वो भी नॉन टीएसपी में आवेदन कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं टीएसपी की। टीएसपी में ओनली टीएसपी के ही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। टीएसपी में ओनली टीएसपी के ही मूल निवासी है, जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ टीएसपी का, वो ही आवेदन कर पाएंगे। तो आपको पता चल चुका होगा कि टीएसपी में कौन आवेदन करेगा और नॉन टीएसपी में कौन आवेदन करना है, नॉन टीएसपी में कौन आवेदन करेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आवेदन की कौन सी प्रक्रिया है। यह आवेदन ऑनलाइन होगा एसओसो आईडी से, और इनके हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। ई मित्र संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 0141221224 एवं लास्ट में 25। और आवेदन संबंधी कोई समस्या है तो यह भी हेल्पलाइन नंबर है 0294305751। ये हेल्पलाइन नंबर आप लिख सकते हैं, यहाँ से आपको आपकी समस्या का हल मिल सकता है। तो और जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वो एसओसो आईडी से होगी। एसओसो आईडी में आपकी एसओसो आईडी होगी और आपके पासवर्ड से रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाओगे, और वहां पर आप ये भर्ती जो जहां दिखेगी वहां अप्लाई ऑन पर क्लिक करके उसकी सारी पूर्ति करके उसमें जो फोटो साइन वगैरह वगैरह है, जो सारी चीजें आप अपलोड करोगे, हम लास्ट में जब तक उसमें आपकी फीस जमा नहीं होती है तब तक आपका आवेदन भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तब तक आपका आवेदन है जो भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो आप श्योर हो जाइए कि आपका जो फीस संबंधी सेक्शन है वो पूरा हो गया है, तो आप कंप्लीट करके ही बाहर निकले। तो आवेदन को ध्यान से भरे। तो इसके लिए आप ई मित्र भी जा सकते हैं, और आपको नेट और मोबाइल ये फॉर्म संबंधित भरने की जानकारी तो आप खुद भी लैपटॉप या मोबाइल से भी भर सकते हो, और लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से भरना है।
अब मैं बताना चाहूंगा इसके शुल्क की बात। तो इसमें शुल्क की बात करें, 3 प्रकार के शुल्क है, 450, 350, 250। तो जनरल कैटेगरी क्या है, उनमें 450 है, और ओबीसी, अन्य अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 350 रुपए, एवं एससी एसटी के लिए 250 रुपए। और यहाँ एक और बात है, जिनकी आय 2.50 लाख से कम शो करते हैं उनकी भी फीस 250 रुपए लगेगी, वे किसी भी वर्ग के हो, चाहे सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी एसटी किसी के भी, अगर वे अपनी इनकम 2,50,000 से कम शो बताते हैं तो उनकी फीस 250 ही लगेगी। लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट के समय, उनको जो एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय सर्टिफिकेट उनको वहां पेश करना पड़ेगा, आय सर्टिफिकेट जो 2,50,000 से कम हो। तो ये बात ध्यान रखना है, अगर आप 2 लाख से 50,000 कम बताते हो, 250 से कम बताते हो अपनी इनकम, तो आपको लास्ट में आय सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। तो आपको पता चल चुका होगा शुल्क का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले रिजर्वेशन के बारे में, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं होता था। तो जो आरक्षित वर्ग का जो रिजर्वेशन होता है वो वर्टिकल चलता है, वर्टिकल में थोड़ा अलग रहता है, और हॉरिजॉन्टल के बारे में मैंने अपनी एक पहले क्लास बना चुका हूं, अगर वो क्लास देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, इनमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू है, इन सभी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू रहेगा। बाकी जो नियम है आरक्षण के वो यथावत है, ये एक नई बात है जो अलग से बताई गई है नोटिफिकेशन में। अब पात्रता एवं योग्यता, अलग अलग कोड है, 01 और 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। तो 01 के लिए जो योग्यता है मैं आपको बताना चाहूंगा, सूक्ष्म जीव, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित, ये मैंने जो 4-5 नाम लिए उनमें से कोई 3 सब्जेक्ट अगर आपके 12th में है, कोई 3 सब्जेक्ट, गणित है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी एवं सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो वो लेवल जो कोड 1 के लिए योग्य होगा। एवं कोड 2 से 5 की बात करें तो जिनके 12th में विज्ञान रहा है, विज्ञान विषय रहा है, तो वो कोड 2 से 5 के लिए पात्र हैं। एवं अगर अपन कोड 6 की बात करें तो जो वे विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे जिनके भूगोल विषय रहा है, 12th में भूगोल विषय किनके होता है, जिनके आर्ट्स विषय होता है उसमें भूगोल होता है, तो जिनके भूगोल होगा वो कोड 6 के लिए मान्य होंगे। और कोड 7 में जिनके गृह विज्ञान है वो कोड 7 के लिए पात्र होंगे। तो इस बार विशेष रूप से आर्ट्स के विद्यार्थी भी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है, उनके लिए भी पद है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आयु संबंधी गणना, जो आयु कितनी रखी गई है। सबसे पहले तो इस एग्जाम में जो आयु रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष है, जिनकी 18 कंप्लीट हो चुकी है एवं 40 से ज्यादा नहीं हो, इन बातों का ध्यान रखना है। और ये आयु की गणना होगी 1/1/23 को, 2023 का जो जनवरी की 1 तारीख होगी तब आयु को तब आयु की गणना की जाएगी। एवं आयु की छूट का प्रावधान भी है इसमें, जो 1 से 7 तक कोड है जिनमें विगत वर्षों से भर्तियां नहीं निकली है, तो उन जिन कोड में विगत वर्षों में भर्ती नहीं निकली है तो उनमें सभी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, चाहे विद्यार्थी सामान्य का हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी। जिन में विगत वर्षों में भर्ती नहीं निकली है, 7 तरह की भर्तियां हैं, जिनमें विगत वर्षों में भर्ती नहीं निकली है तो उनको डायरेक्टली 3 वर्ष की छूट मिली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग में कौन से आएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ये सारे जो आरक्षित वर्ग है जिनको आरक्षण मिलता है, इसमें महिला भी शामिल है, उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। एवं जो महिला आरक्षित वर्ग में आ रही है, महिला आरक्षित वर्ग में महिला कौन सी हुई, एससी, एसटी की और अपने आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस की, उन सभी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट रहेगी। आप समझ गए होंगे कि जो आरक्षित वर्ग में 2 तरह की छूट है, एक 5 साल की एवं 10 वर्ष की। अब हम बात करें प्रमाण पत्र का सत्यापन, जो प्रमाण पत्र होगा उनका सत्यापन किस प्रकार होगा, किस दिनांक से पूर्व के बने हुए होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम दिनांक के पूर्व के बने हुए होने चाहिए। कोई भी प्रमाण पत्र हो, किसी भी तरह का प्रमाण पत्र है, वो जो आवेदन की अंतिम दिनांक है उससे पूर्व का बना हुआ होना चाहिए।
चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी, विधवा महिलाओं के जो पति का डेथ सर्टिफिकेट है, या फिर तलाकशुदा महिलाओं की जो तलाक से कोर्ट से जो पेपर मिलता है, वो कोर्ट से जो डिक्री मिलती है, वो तो जो भी है वो अंतिम दिनांक से पूर्व का होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ प्रमाण पत्र की वैधता। जो प्रमाण पत्र की वैधता है आज के टाइम में, तो जो एससी एसटी के प्रमाण पत्र बन रहे हैं ऑनलाइन, उनका जो वैधता है वो जीवन पर्यंत रहती है। एवं जो ओबीसी वर्ग नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है आय के आधार पर बनता है, तो उसकी वैलिडिटी है जो 1 वर्ष है। लेकिन अगर अभ्यर्थी चाहे तो आगामी वर्ष में अगर वो आगामी वर्षों में अगर वो नॉन क्रीमिलियर में आता है, तो वो 3 वर्ष तक शपथ पत्र देकर उसी पुराने जो प्रमाण पत्र है नॉन क्रीमिलियर का, उसका बेनिफिट उठा सकता है, उसको वैध माना जा सकता है। अगर आपने एक बार जो नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनाया, वो वैसे 1 साल के लिए वैध है, वो वैसे तो 1 साल के लिए वैध है, लेकिन अगर आगामी वर्ष में भी अगर आप नॉन क्रीमिलियर में आते हो, तो 3 वर्षों तक शपथ पत्र से पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा। यानी शपथ पत्र देंगे तो जो पूर्व में जारी प्रमाण पत्र है उसको वैध माना जाएगा। ऐसा ओनली 3 वर्षों तक किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो विधवा एवं तलाकशुदा महिला है, उनके लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी आवेदन के अंतिम दिनांक से पूर्व की होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बात रह गई है, जो विवाहित महिला है, जो शादीशुदा महिला है, किसी भी वर्ग की हो, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके जो प्रमाण पत्र है वो पिता का जहाँ निवास स्थान होगा वहाँ के ही मान्य है। यानी जो उनके पीछे नाम लगेगा वो पिता के नाम के आधार पर इनके सर्टिफिकेट मान्य है। एवं जो आय सर्टिफिकेट बनता है, किसका बनता है? हो सकता है नॉन क्रीमिलियर ओबीसी का हो, एमबीसी का हो, या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का। वो भी किससे संबंधित होंगे? पिता की आय के आधार पर। तो जो आय सर्टिफिकेट बनेगा, ओबीसी का हो चाहे एमबीसी का या ईडब्ल्यूएस का, वो पिता की आय के आधार पर बनेंगे, न कि पति की आय के आधार पर मान्य होंगे। जो पति की आय आधारित मान्य नहीं होंगे। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। जो विवाहित महिला है उनके लिए, उनके जो सर्टिफिकेट बनेंगे वो पिता के निवास के आधार पर बनेंगे। साथ ही जो आय सर्टिफिकेट बनेंगे वो भी पिता की आय के आधार पर बनेंगे, न कि पति की आय के आधार पर। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखना। तो मेरे को लग रहा है आपको विशेष रूप से इस प्रयोगशाला सहायक भर्ती की डिटेल जानकारी मिल गई होगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो विद्यार्थी अभी सीनियर वर्ग में अंतिम वर्ष में यानी 12वीं में है और उनके 18 वर्ष हो चुके हैं, तो वो भी इस परीक्षा को दे पाएंगे। लेकिन उनके लिए शर्त क्या है कि आगामी जब भी परीक्षा होती है तब तक उनको इस योग्यता को अर्जित कर लेना है। जब भी यह परीक्षा होगी आगामी समय में, तब अपनी योग्यता को अर्जित कर लेना है। उस दिनांक तक आपकी योग्यता अर्जित हो जाए। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो भी अभी रनिंग है और उनकी एज हो गई है 18 वर्ष, तो वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये प्रमुख रूप से जानकारी बताई है प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022 की। तो इसी तरह की जो भी भर्ती आती है, हमारी क्लासेस से आपको बारीकी से सटीक एवं सही जानकारी दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। साथ ही हमारे चैनल से जो बेसिक गणित है उसको अच्छे से सिखाया जाएगा विगत कुछ दिनों में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपने आप को सफल बनाइए। मैं सरस्वती माँ से यही प्रार्थना करूंगा, आप जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कंटिन्यू प्रयत्न करते रहिए। मैं आपसे यही बात कहूंगा, आप कंटिन्यू प्रयत्न करें, निरंतर प्रयत्न करें, पैशंस रखें, धैर्य रखें, आप निश्चित ही सफल होंगे। तो मैं सरस्वती माँ को यही प्रार्थना करूंगा, आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आपको निश्चित ही सफलता दिलाए माँ सरस्वती। तो इसी के साथ आप अपन मिलते हैं नेक्स्ट आगामी आने वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।